के जो प्रधानमंत्री हैं, मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री महोदय से उसका उत्तर भी चाहेगी। एक चीज आप भारत में देखेंगे कि बीजेपी किसी भी राज्य की सत्ता में जब तक होती है तब तक उस राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। जब बीजेपी उस राज्य की सत्ता से बाहर हो जाती है तो तमाम चीजें बिगड़ जाती हैं। तक बीजेपी जातीय गणना पर सर्वदलीय संकल्प में साथ थी। नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने कोई पहली बार कराया, 1881 में पहली बार हुआ था, 1931 में जिस समय ब्रिटिश शासन था उस समय हुआ था। हाँ, आजाद भारत में पहली बार नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना कराने का हिम्मत जुटाया और इसको कराया, और इसका मूल उद्देश्य है कि समाज के अंतिम वर्ग तक हम किए गए कार्य, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, और अगर कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है तो और बेहतर ढंग से हम उसको कैसे पहुंचाएं। 1-2% गड़बड़ियां होती हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। कोई भ्रष्ट पदाधिकारी है तो वो गिरफ्तार हो रहा है और उसकी तमाम संपत्तियां भी सीज हो रही हैं। शराब व्यापारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इतना कार्रवाई करने वाला भी प्रथम राज्य है बिहार। मैं डॉक्टर भारती मेहता, जदयू प्रदेश प्रवक्ता, बिहार। मैम, आज जननायक कर्पूरी सभा का क्या उद्देश्य? आपने बहुत सही सवाल उठाया। इस कर्पूरी चर्चा की आवश्यकता इसलिए पड़ी जब केंद्र की भाजपा सरकार, निश्चित तौर पर भारत की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि एक अमन और सुकून का माहौल रहे राष्ट्र में। जब केंद्र की सरकार ही सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में और बिगड़वाने में लग गई, तब जदयू संगठन ने महसूस किया कि 6 अगस्त मैत्री दिवस के दिन इस कर्पूरी चर्चा की शुरुआत की गई कि हमें हर स्तर पर, राज्य स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर, जिला, अनुमंडल और प्रखंड पंचायत स्तर तक सतर्क रहना है कि ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं समाज में, माहौल को बिगाड़ने में, सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने में। हमें उन लोगों से सतर्क रहना है और गंगा जमुना की तहजीब वाली भारत और बिहार में आपसी सौहार्द को कायम रखना है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया गया है। आयोजन के पीछे ऐसा तो नहीं है कि 24 के चुनाव का प्रचार भी हो रहा हो? देखा जाए, लोकतंत्र का महापर्व होता है कोई भी चुनाव, और हर 5 साल, हर 4 साल पे चुनाव भी होते हैं। और संयोग ऐसा है कि हमारा ये सांगठनिक कार्यक्रम है, मगर 2024 में चुनाव भी आने हैं, तो ऐसा तो हम राजनीति में रह के कह नहीं सकते कि ये चुनाव से इसका कोई वास्ता नहीं। क्योंकि निश्चित तौर पर जनता अगर वोट देती है तो वो अपने वर्करों से, अपने नेताओं से सवाल पूछती है। तो 10 साल से भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत की जनता का निश्चित तौर पर उनसे जो पीड़ा और सवाल है वो तो लोकतंत्र के इस महापर्व से पूर्व जरूर पूछा जाएगा, और जनता मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री महोदय से उसका उत्तर भी चाहेगी। जातीय जनगणना को लेकर भाजपा वाले का बहुत ही आरोप है और चर्चा के विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार जी ने सही नहीं किया। इस पर क्या कहेंगे? देखा जाए, जातीय गणना बिहार सरकार के दोनों सदनों में सर्वदलीय संकल्प था। सर्वदलीय संकल्प मतलब तमाम राजनीतिक दलों ने एक साथ मिलकर यह संकल्प लिया था कि जातीय गणना बिहार में होना चाहिए, और सर्वदलीय संकल्प के बाद वह कैबिनेट से पास हुआ कि वो कराया जाना है। हाँ, एक चीज आप भारत में देखेंगे कि बीजेपी किसी भी राज्य की सत्ता में जब तक होती है तब तक उस राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। जब बीजेपी उस राज्य की सत्ता से बाहर हो जाती है तो तमाम चीजें बिगड़ जाती हैं, चाहे वो जातीय गणना का सवाल हो या महाराष्ट्र में अजीत पवार जी का वहाँ के सरकार में उप मुख्यमंत्री बनना। कहने का मेरा मतलब और संदर्भ ये है कि कल तक बीजेपी जातीय गणना पर सर्वदलीय संकल्प में साथ थी। आज जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बापू के 153वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को जातीय गणना का सर्वे रिपोर्ट जारी किया तो ये परेशान हो गए कि भाई अब तो इन्होंने एक और बहुत बड़ा गेम खेला। आदरणीय प्रधानमंत्री ने भारत की हम बेटियों के साथ इन्होंने ये कहा कि हम
महिला आरक्षण बिल हमने दे दिया, मगर साथ में इन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद यह 2029 में लागू होगा। कहने का अर्थ कि 2024 में एक बार वोट दीजिए, वोट देके हमको प्रधानमंत्री बनाइए, फिर 27-28 में हम सेंसस करा के विचार करेंगे कि 29 में आप महिलाओं को महिला आरक्षण देना है कि नहीं देना है। कहने का मेरा अर्थ ये है कि अगर आपने महिला आरक्षण दिया तो आपने उसके पूर्व कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया, आपने जातीय गणना क्यों नहीं कराई और परिसीमन क्यों नहीं कराया। तो बीजेपी लगातार अपना नाम जो है उसका बड़का झूठा पार्टी वो अपने नाम को सार्थक करती है और इन्हीं सवालों का उत्तर भारत की जनता को 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी से चाहिए। जातीय गणना से समाज का क्या फायदा होने वाला है? देखा जाए, जातीय गणना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में इसका प्रावधान किया गया है कि कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य की जनता के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, मानवीय सूचकांक के विकास के पैमाने को मापने के लिए क्या सही तौर पे विकास हो रहा है, पिछड़े हैं तो पिछड़े में अति पिछड़े, दलित हैं तो दलितों में महादलित, तो सम्यक तौर पे जो सरकार की नीतियां बन रही हैं, जो वहां से पैसा सर्कुलेट हो रहा है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 340 में इसका प्रावधान किया गया है कि जातीय गणना कराकर। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने कोई पहली बार कराया, 1881 में पहली बार हुआ था, 1931 में जिस समय ब्रिटिश शासन था उस समय हुआ था। हाँ, आजाद भारत में पहली बार नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना कराने का हिम्मत जुटाया और इसको कराया और इसका मूल उद्देश्य है कि समाज के अंतिम वर्ग तक हम किए गए कार्य, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और अगर कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है तो और बेहतर ढंग से हम उसको कैसे पहुंचाएं। नीतीश कुमार जी के आदेश बहुत है, नीतीश कुमार जी के आदेश बहुत है और विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन शायद धरातल पर अधूरी होती है, अधिकारी द्वारा उस पर जांच नहीं होती, उस पर कार्रवाई नहीं होता, तो इस पर सफलता हासिल होती है। इस पर क्या कहेंगे? देखा जाए, आपके इस प्रश्न का मैं एक सिरे से खंडन करती हूँ, चूंकि नीतीश कुमार को अगर संपूर्ण भारत विकास पुरुष कह रहा है तो ऐसे ही नहीं कह रहा। बिहार जो आज करता है भारत कल करता है। नीतीश कुमार ने जीविका के माध्यम से जितनी महिलाओं को जोड़ा और बिहार में धरातल के स्तर पर जो बदलाव आए, भारत सरकार ने आजीविका नाम से उसको ग्रहण किया। नीतीश कुमार ने जिस साइकिल और पोशाक योजना की शुरुआत बिहार में की, भारत ने केंद्रीय स्तर पर उसको उसके बाद अपनाया। हाँ, 1-2% गड़बड़ियां होती हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती, मगर यही वो राज्य है जहां लगातार जीरो टॉलरेंस के स्तर पर काम हो रही है और लगातार अगर कोई भ्रष्ट पदाधिकारी है तो वो गिरफ्तार हो रहा है और उसकी तमाम संपत्तियां भी सीज हो रही हैं। शराब व्यापारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इतना कार्रवाई करने वाला भी प्रथम राज्य है बिहार। कहा जाता है कि बिहार में हर ऑफिस में 30% वसूली किया जाता है, इसलिए विकास से धरातल पर अधूरा होता है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो लगातार अभी पहले से तो घूमती ही रही हूँ, कर्पूरी चर्चा के माध्यम से भी हम लगातार हर एक विधानसभा में जा रहे हैं और मैंने स्वीकार किया कि समाज में अगर 100 काम करने वाले हैं तो 2, 3 या 4 गड़बड़ नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकती, मगर 90 से 95% काम बहुत तरीके से हो रहा है आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में। हाँ, जहाँ तक आपने कहा कार्य अधूरे रह जाते हैं, तो एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रश्न करना चाहूंगी कि आजाद भारत में पहली बार शिक्षा बजट में 12% की कटौती की गई केंद्र सरकार के द्वारा, तो निश्चित तौर पर विद्यालयों का बनना रुकेगा, जो बिल्डिंग आधी बनी हुई है वो रुक जाएंगी। अति पिछड़ा बच्चों का छात्रावास योजना की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई केंद्र सरकारों के द्वारा। तो ये तमाम चीजें हैं जो केंद्र सरकार के असहयोग की वजह से हो रही है।
आ गया अभी हमारा मैम 100 दिन का रोजगार जो मनरेगा के तहत मुखिया द्वारा कोदाल से नहीं खन के JCB से खन के पैसा उठाते हैं, इस पर क्यों कार्रवाई होती है? निश्चित तौर पर वो केस नहीं होता है सुनवाई। निश्चित तौर पर